व्यवस्था संकट में है और संकट में डालने का काम वो संवैधानिक संस्थाएं कर रही हैं जिन्हें संविधान ने उसे बचाने और बनाए रखने की जिम्मेदारी दे रखी है। और सत्ता पक्ष इस कोशिश में लगा है कि किसी भी तरह से ये बातें जनता के सामने ना आने पाएं। लेकिन जनता के सामने तो बातें आएंगी ही, सरकार की भी और विपक्ष की भी। 2 दिन बाद संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। एसआईआर को लेकर सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक हंगामा मचा हुआ है। चुनाव आयोग घिरा हुआ है और आज तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से मुलाकात की, बताया कि क्या कुछ हो रहा है। सुनते हैं। 10 सदस्यों के इस प्रतिनिधिमंडल को 2 घंटे तक बैठक हुई चुनाव आयोग के सदस्यों के साथ, वहां उनके अधिकारियों के साथ। क्या कुछ हुआ, महुआ मोइत्रा से सुनते हैं, तृणमूल कांग्रेस की सांसद। For waiting, as my senior colleague Derek mentioned, we had a 2-hour meeting. But the main point of the meeting, which we started off with giving them a list of the 39 plus 1, 40 people, of which 18 were BLOs whose deaths have been completely directly linked to the SIR process. We were met with complete surprise on the part of the election commissioner, who actually said that these were allegations, and it seemed as though the election commission had no idea that these people had died in Bengal, which is to our great surprise that the DO office in West Bengal seems to have no idea, and certainly the CEC claimed to have no idea of these deaths of the BLOs as a result of SIR process in West Bengal. Then we moved on to the 5 questions. The 5 questions are very relevant. And the first question, as Shatabi said in Bengali, I will mention, is if it is indeed that you are trying to... तो चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के नेताओं को जल्दी सुनने की कोशिश नहीं करता है। और देखिए क्या कह रही हैं महुआ मोइत्रा की, जब उनको मिलने गई, जब उन्होंने बताया तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता ही नहीं है कि इस एसआईआर को लेकर इतना दबाव है कि इतने बीएलओस की जान चली गई है। इससे समझ में आता है कि क्या उनकी सक्रियता कितनी है, कितनी उनकी अवेयरनेस है और कितनी संवेदनशीलता है, जानकारी कितनी है, कितना उनको पता है कि क्या कुछ हो रहा है। खैर, संसद में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की पूरी तैयारी है। इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कहते हैं, बात तो ये वोट की डकैती है, वोट की चोरी है, वोट की लूट है और ये एक संगठित गिरोह काम कर रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव आयोग मिलके देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव की लूट कर रहा है, वोटों की लूट कर रहा है। तो ये मुद्दा जोर शोर से हम लोग उठाएंगे, आम आदमी पार्टी भी उठाएगी। संगठित गिरोह काम कर रहा है, पूरा विपक्ष उठाएगा, आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे को उठाएगी। यानी संसद के इस संक्षिप्त सत्र में सरकार करीब 10 विधेयक पास कराने की कोशिश में है, लेकिन मुद्दों की भरमार और विपक्ष के तेवर को देखते हुए यह भी संभव नहीं लग रहा है कि इतने 10 विधेयक भी वो पास करा पाएगी। संभव इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि पूरी उम्मीद है कि इन तमाम मुद्दों पर चर्चा से सरकार फिर भागेगी। इससे पहले भी भागती रही है। वोट चोरी और एसआईआर ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने का ट्रंप का दावा ही नहीं, भारतीय सीमा पर चीन के अतिक्रमण का भी मुद्दा है। और अब तो नेपाल भी आंख दिखाने लगा है। नेपाल ने अपने यहाँ के 100 के नोट में भारतीय इलाकों को अपना बता दिया है। सुनते हैं पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। Well, this is a shocking development, and the Prime Minister, who claims that he is a Vishwaguru, cannot even handle immediate neighborhood. China has declared Arunachal Pradesh as its own territory again. Prime Minister has not opened his mouth. Nepal has come up with a 100 rupee note where they have shown parts of India as parts of Nepal. Prime Minister is quiet. Prime Minister is afraid of everyone. That's our problem. Recently, there's one Arunachal woman also stopped the halted at Sinus airport. Recently, one Arunachal woman was Yes. No, the government of India needs to act smart and act tough. Where is the response from the government of India? China has been indulging into adventures on our borders. The status quo ante of 20th April 2020 is not yet restored, but the Prime Minister does not open his mouth. When he opens his mouth, he gives China a clean chit. तो खुद को विश्व गुरु बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और चाइना ही नहीं अब नेपाल भी आंख दिखा रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं। पवन खेड़ा कह रहे हैं। यही नहीं, पिछले
करीब एक डेढ़ महीने से दिल्ली एनसीआर के लोग जिस जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं और हर साल इस सीजन में इसी हवा में सांस लेने को मजबूर होते हैं, कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया है कि कितनी खतरनाक स्थिति है दिल्ली एनसीआर की। ये मुद्दा भी उठने वाला है पार्लियामेंट में और सरकार को छोड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी का ट्वीट है, सांस नहीं आ रही है। और आप देख सकते हैं कि भाइयों और बहनों, AQI इन दिल्ली 430, मुंबई 405, पर सरकार को फर्क नहीं पड़ता। ये कांग्रेस पार्टी का ट्वीट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कांग्रेस पार्टी के मुताबिक। तो संसद में सांस लेने की आज़ादी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठेगा। राहुल गांधी ने बता दिया है, कह दिया है। राहुल गांधी को भी सुनते हैं। When you're talking political will, consequences of this power affect political will. I mean, if you have whatever 500 to 1,000 commercial units who are polluting Delhi, they have political power, right? And the problem is that the average citizen is not organized at all. So he has no political power. You already have a choice in terms of dealing with air pollution that many people in India don't have. You can go to the doctor, right? So there are many people who I meet who say, my kids, that's it, done. Pollution problem is the tip of the spear. I'm more than happy to help you because I think this is important. I mean, I also breathe the same air and it's terrible. And you know, my niece and nephew grew up in it. You can't escape, right? There's no way. I mean, you can be Mr. Adani. Well, Mr. Adani can probably sit in his house and do his little air purifier stuff. But you can be pretty much anybody and you're going to breathe the air eventually. So in a sense that everybody is affected by it. The poorest person who's living in Delhi and the richest person who's living in Delhi is affected by it. You know, the health cost for the poorest is that much higher. Absolutely. There's a serious equity issue. Absolutely. A rich guy can go get a lung transplant done, but for my domestic help, she is one time still using wood because she's like, gas itna mehenga, I can't cook 2 times on a clean fuel. So even a clean fuel is not available to the majority of Indians. I will also request you that in the next couple of days, if we can, introduce some questions and could that we consider can asking the MPs to There please. can be a debate on air pollution MLs too. on the parliament too. because we never see it happening. Yeah, I know it will be the first time. It's never happened. So that is Okay, so itself a then, big so thing. where would a fair goal be that let us try and organize a debate on air pollution in Parliament? Would that be a fair Yes, goal? absolutely, absolutely. Sir, it's a fight for the lives of the children and not just children but every citizen Also living in senior this country. citizens. Also elderlies. Because the health is getting devastated at this point of time. If you are seriously thinking about organizing people around it, Yes, then tell me how you're thinking about it. You know, how you're So we thinking of just scaling. जाहिर है संसद में सरकार विपक्ष के मुद्दों के आगे इस कदर घिरी होगी कि जवाब नहीं होंगे। लेकिन जवाब तो तब होंगे जब जवाब देने की मंशा हो, जवाब देने के लिए मैटर हो, कंटेंट हो। यहाँ तो जवाब देने की बजाय सवालों से ध्यान भटकाने की कोशिश होती है, चाहे संसद हो या संसद के बाहर। लेकिन सवालों से तो सरकार बच नहीं पाएगी, ये तय है, पर जवाब देने से कब तक बचेगी, ये भी बड़ा सवाल है। और इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों और विश्लेषकों का एक शानदार पैनल है। पहले उनसे परिचय कराते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राकेश पाठक जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। प्रशांत टंडन जी हैं और सुनील शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और स्वागत है उन तमाम दर्शकों का भी जो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और जो जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि ये जो जिस तरीके से तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों के बाद, उन मुद्दों को देखते हुए सरकार ने इस शीतकालीन सत्र को इतना संक्षिप्त रखा है और इसके पीछे क्या कारण है कि ये मुद्दे उठने न पाएँ या फिर इन मुद्दों पर चर्चा न होने पाए, उसके पास जवाब नहीं है, इसको किस तरीके से देखा जाए? लेकिन जिस तरह से विपक्ष की तैयारी है और जिस विपक्ष जिस आक्रामकता से इन सारे मुद्दों की चर्चा कर रहा है, तो पीछा छूटने वाला नहीं है। होगा क्या? देखिए, होगा तो वही जो मोदी रचि राखा, या चुनाव में वो होगा जो ज्ञानेश रचि राखा। लेकिन इसके बावजूद को करी तर्क बढ़ावे काजा, विपक्ष को तो तर्क करना ही चाहिए, उसे काम करना ही चाहिए।
विपक्ष की भूमिका में आज जिस सक्रियता से टीएमसी दिखाई दी, आम आदमी पार्टी दिखाई दी, जी, उससे भी एक अच्छा संदेश गया है कि विपक्ष जरूरी मुद्दों पर बात कर रहा है। जैसा कि महुआ ने कहा, यकीनन ये आश्चर्यजनक बात है कि केंद्रीय चुनाव आयोग सरकार की तरह ही देश के लोगों की जिंदगियों के प्रति इस कदर लापरवाह है कि उसे नहीं मालूम कि उसने जिन लोगों को काम सौंपा उसमें से 1 दर्जन 1.5 दर्जन लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। ये अमानवीयता की पराकाष्ठा है। ये वैसा ही है, एक बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किसी मुद्दे पर कहा था कि हमें नहीं पता ऐसा कुछ हुआ है। इस घटना को लेकर पूरे देश में चर्चा हो गई। अब जहां तक सवाल है मुद्दों का, राहुल गांधी सिर्फ वोट चोरी के मुद्दे को लेकर नहीं चल रहे। विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता की जिम्मेदारी होती है कि अपने समय और समाज की जितनी चुनौतियां हैं, जिन सवालों से लोग रोज जूझ रहे हैं, उन पर भी बात करें। जैसे उन्होंने इस वक्त राजधानी दिल्ली के पर्यावरण को लेकर, प्रदूषण को लेकर गृहिणियों से, महिलाओं से बात की। उन्होंने कहा संसद में भी इस पर बात करें। विपक्ष का नेता या विपक्ष यही कर सकता है जो उन्हें करना चाहिए, जो वे कर रहे। अब आपका सवाल जो है कि क्या संसद का सत्र इसलिए छोटा रखा गया है कि सरकार के पास जवाब नहीं। मैं समझता हूं राजनीति विज्ञान का कोई साधारण विद्यार्थी या साधारण कोई भी साधारण से साधारण नागरिक ये बता सकता है कि ये सरकार सवालों से बचती रहती है क्योंकि उसके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं। जी, 2014 के बाद से अब तक समीर आत्मज जी, संसद के रिकॉर्ड को आप देख लीजिए। ये कोई बहुत छुपी हुई बात नहीं है, ये किसी खोज का, शोध का विषय नहीं कि 2014 से लेकर अब तक संसद के सत्र की अवधि किस तरह कम की जाती रही। ये भी किसी से छुपा नहीं है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे कम समय सदन के भीतर बैठते हैं। जी, कई बार तो इस बात के प्रमाण सामने आए कि वे संसद भवन में होते हैं, अपने कक्ष में होते हैं, प्रधानमंत्री के दफ्तर में, लेकिन वे सदन के भीतर नहीं, क्योंकि विपक्ष के सवालों का जवाब देने का मादा उनके पास नहीं। और इस बार की संसद थोड़ी बदली हुई भी है। सब 2024 के चुनाव के बाद से विपक्ष ताकतवर है। नरेंद्र मोदी के बेलगाम दौड़ते हुए घोड़े पर लगाम कसी जा चुकी है। उनका जो डर था वो भी खत्म हो चुका है। विपक्ष में न केवल राहुल गांधी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, गौरव गोगोई, बल्कि तमाम और दूसरे सांसद, महुआ मोइत्रा, संजय सिंह, लंबी फहरिस्त है। जो प्रधानमंत्री सामने बैठे हों तो उन्हें जलील करने की हद तक अपने तार्किक तथ्यों और भाषणों से उन्हें निरुत्तर करते हैं। जी, तो ये जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, इस बार भी वही होगा। हम अभी से जानते हैं कि सरकार के पास एसआईआर के संबंध में कोई जवाब नहीं, दिल्ली के प्रदूषण के बारे में कोई जवाब नहीं होगा। शोर शराबा करके या तो विपक्ष के सांसदों को बाहर कर दिया जाएगा, सरकार अपने मनमाने बिल पास करा लेगी अगर उससे कराना होंगे, जिसकी की तैयारी चल रही है। और अभी एक भयानक सफेद झूठ पकड़ा गया सरकार का, केंद्रीय गृह मंत्रालय का। एक बिल के बारे में उन्होंने कहा, बाकायदा गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया, सारी बड़ी न्यूज एजेंसी ने बताया कि नहीं, ऐसा कोई बिल आने वाला नहीं है। और जब बाद में पूरी कार्यसूची सामने आई संसद की तरफ से तो उसमें उसका उल्लेख है। ये सारी चीजें ये बताती हैं कि सत्ता में बैठे लोगों का संसदीय लोकतंत्र में सिर्फ उतना ही विश्वास है, उनके लिए संसद या संसदीय लोकतंत्र उतना ही काम का है जितने भर से वे चुनाव जीतकर उसकी सीढ़ियां चढ़कर वहां बैठ जाएं। उसके बाद सवालों के जवाब देने के लिए वे तैयार नहीं। उन्हें लगता है एक बार जनता ने चुन लिया तो अब हमें किसी सवाल का जवाब नहीं देना, जबकि जनता के द्वारा चुने जाने के बाद ही जवाबदेही 100% बढ़ जाती है, क्योंकि अब आपकी जिम्मेदारी है हर सवाल का जवाब देना। यह भी पूछा जाएगा कि दिल्ली में विस्फोट के बाद, आतंकवादी हमला होने के बाद 50 घंटे तक इस सरकार ने उसे आतंकवादी हमला क्यों नहीं कहा। विपक्ष हो सकता है ये भी पूछे
कि पिछले 5 साल से आप चीन शब्द का उच्चारण नहीं कर रहे थे, अब आपके शब्दकोश में से पाकिस्तान शब्द भी विलोपित हो गया है। अब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान शब्द भी उच्चारित नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह सिंध से लेकर पूरे पाकिस्तान को बिना डकार लिए हजम कर जाने की बातें करें। तो ये सारे सवाल हैं जो पूछे जाएंगे, पूछे जाने चाहिए, और अगर विपक्ष ऐसे सवाल नहीं पूछता तो अग्रिम लानत विपक्ष को हमारी तरफ से हम भेजना चाहते हैं। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि विपक्ष क्यों नहीं पूछेगा। हालांकि विपक्ष सवालों को पूछता ही है और किस तरीके से सवालों के जवाब देने की कोशिश होती है, उन सवालों को लेने की कोशिश होती है। पार्लियामेंट में हम लोग देख चुके हैं, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा हो, जवाब भी दिया गया तो किस तरीके से दिया गया कि उसमें ट्रंप का नाम तक नहीं आया। खैर वो सब लोगों ने देखा है। सुनील शुक्ला जी, आप लंबा अनुभव है आपका संसद को कवर करने का भी और इसके अलावा भी बहुत सारा, इतना संक्षिप्त शीतकालीन सत्र मुझे तो नहीं लगता कि कभी हुआ होगा। और क्या ऐसा लगता है कि कोई बहुत काम ही नहीं है, ये सीधे सीधे दिखा रहा है और लगातार सत्र कम होते जा रहे हैं, उनकी अवधि जो है, उनका ड्यूरेशन जो है, और वहाँ काम भी कितना होता है ये हम लोग देखते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जब भी यहाँ जब संसद का सत्र चलता है तो अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि बाधित हो रहा है तो वो सत्ता पक्ष के लोगों की ओर से। विपक्ष नोटिस देता है, नोटिस को इग्नोर कर दिया जाता है, वो वहाँ पर क्वेश्चन आवर में, 0 आवर में सवाल उठाने की कोशिश करता है, वो नहीं माना जाता। थोड़ी देर उसमें हंगामा होता है, उसके बाद सत्र को एडजर्न कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखा रही हैं कि जो पार्लियामेंट की एक ज़रूरत है, उसकी उपयोगिता है, उसको भी धीरे धीरे किस तरीके से इसको देखा जाए इस संक्षिप्त सत्र, शीतकालीन सत्र को। धन्यवाद समीर जी। ये जो मानसून विंटर सेशन जो शुरू होने जा रहा है 1 दिसंबर से, मेरी स्मृतियों में सबसे छोटा है जी। आमतौर पे ये मुझे जहां तक याद है नवंबर के तीसरे सप्ताह से शुरू होता था विंटर सेशन, और दिसंबर के दूसरे तीसरे सप्ताह तक चलता रहा, और लगभग 25 दिन 30 दिन 1 महीना के आसपास। और सदन का सत्र केवल बिल पास कराने के लिए थोड़े होता है जी। सवाल यह है कि एक देश की सबसे बड़ी पंचायत है, इसका प्रावधान किया गया है कि निश्चित अंतराल के बाद इसके बैठकें होनी चाहिए, उसके सदस्य बैठ करके, सरकार और विपक्ष बैठ करके विभिन्न मसलों पर चर्चा करें जो एकदम लोगों के जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन लगातार बैठकें हो रही हैं, अरे लगातार स्थगन होता है और इसका जिम्मा छोड़ दिया जाता है कि विपक्ष चलने नहीं दे रहा है। अरे सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार से सवाल पूछने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। विपक्ष तो अपना सवाल उठाएगा ही उठाएगा, और इस तरह का नैरेटिव बनाना कि विपक्ष के हंगामा के कारण, विपक्ष के शोर शराबे के कारण सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, ये तो बेईमानी है। सदन में अगर क्या कोई प्राइमरी स्कूल कक्षा में बैठने के लिए थोड़े गए हैं लोग जी, अपनी बात कहेंगे, जोरदारी से बात कहेंगे, जो उनकी जनता उनसे चाहती है वो बात उठाएंगे। अगर विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब सरकार देने के लिए तैयार हो तो फिर किस बात का शोर शराबा? कोई शोर शराबा नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी। लेकिन अगर विपक्ष के मुद्दों को आप टालने की कोशिश करेंगे, अब SIR का मुद्दा है, पिछले सत्र में भी SIR पे चर्चा करने के लिए आप तैयार नहीं हो, क्यों नहीं तैयार होंगे भाई? एक राज्य में जैसा कि TMC जो सत्तारूढ़ दल है अगर आरोप लगा रहा है कि 40 लोगों की मृत्यु हो गई है, ये सामान्य घटनाक्रम है क्या? दुनिया के किसी भी देश में स्थिति हो सकती है क्या कि एक व्यक्ति भी जान चली जाए और सरकार संवेदनशील ना हो, उसे प्रतिक्रिया ना दे? ये संभव है। और उससे भी हैरानी की बात है सर कि बता रही है महुआ मोइत्रा की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता ही नहीं है कि इतने लोगों की जान चली गई है। हाँ जी, ये अभी आपने सुनवाया उनका आपने। हाँ, यही तो डेरेक ओब्रायन भी कह रहा है कि जो सवाल लोगों ने मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछे किसी का जवाब उन्होंने नहीं दिया, 1 घंटा भाषण किया। इन TMC के डेलीगेशन के सामने 1 घंटा बोले हो। सवाल है कि आप अगर कोई राजनीतिक दल आपसे मिलता है और उन सवालों को उठाता है वो, जो तो इसका जवाब क्यों नहीं देंगे आप? अगर कोई कार्यक्रम, कोई योजना आप चला रहे हैं, अगर आप SIR निर्वाचन आयोग चला रहा है तो SIR को लेकर के उठने वाले जो भी सवाल हैं उसका जवाब कौन देगा? या हर तरह से संदेश से परे, संसद से परे क्यों नहीं होना चाहिए? और निर्वाचन आयोग इसके लिए प्रयास क्यों नहीं करेगा, जवाब क्यों नहीं देगा?
तो ये जो कार्यशैली है, यह कार्यशैली आपत्तिजनक है। सरकार क्यों नहीं चाहती संसद चले? दरअसल जब संसद चलती है तो संसद में उठे हुए मुद्दे, विपक्षियों के द्वारा कही गई बातें, इससे सरकार का जो नैरेटिव है ध्वस्त होता है जी। इसलिए सरकार नहीं चाहती कि सदन बैठे, चर्चा हो, या सदन के भीतर या बाहर विपक्षी सदस्य कुछ बोले। और आप देखिए लगातार इस सरकार के आने के बाद से लगातार जो अवधि है बैठकों की वो कम होती जा रही है। खुल करके और बड़े पैमाने पर लंबी अवधि के लिए बैठकें हों या दिन पर दिन कम होता जा रहा है, ये चिंता का सवाल है जी। अगर संसद के भीतर बैठ करके आप बात नहीं कर, दिल्ली की स्थिति देख लीजिए। दिल्ली की स्थिति है कि लोग गैस चेंबर की हालत हो गई है। कौन चर्चा करेगा इस पे? क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं कि मैं सुबह न्यायालय गया तो मैं बीमार पड़ गया। वहां के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि माए कह रही हैं कि बच्चे एक विषाक्त वातावरण में रहने के लिए मजबूर हैं जी। अगर इस पर सरकार बात नहीं करेगी तो कौन बात करेगा? अगर मतदाता सूची को मुख्य निर्वाचन आयोग के शब्दों में शुद्ध करने की प्रक्रिया चल रही है और लगभग सभी राज्यों में लोगों की बेचैनी है, तो सरकार को इस बात नहीं करनी चाहिए। बड़ा ये मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि सरकार अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रही है। सरकार के सामने ढेर सारे ऐसे सवाल हैं जिनसे सरकार बचने का प्रयास कर रही है। आप पिछला सत्र याद कीजिए, किस पे चर्चा होने पाई? आप उसके पहले याद कर लीजिए, मणिपुरी घटना को लेकर के सरकार कहां तैयार हुई बात करने के लिए? ये क्या यह छोटी मोटी टिप्पणी है कि किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे पर जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री को सदन में आमंत्रित करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए? जी हाँ, इसी मौके जाना पड़ेगा। और सदन में और उसको लाने के बाद भी उस पर जवाब नहीं मिला सुनील शुक्ला जी। उसके बाद जवाब नहीं मिला। हाँ। वही गोलमोल 15-20 सेकंड में आपने उसकी चर्चा करके आप आगे निकल गए। तो ये क्या दर्शाता है कि लोगों के जो सवाल हैं, विपक्ष का जो सवाल है, उन सवालों का जवाब आपके पास नहीं है। आप एक नैरेटिव बनाए हुए हैं, उस नैरेटिव के आधार पर अपनी सरकार को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उस नैरेटिव को लेकर के लोगों के मन में किसी तरह का संशय और सवाल हो। उसको बनाए रखना ही आपकी प्राथमिकता है, जो चलता नहीं है। बहुत समय तक आप इसको चला नहीं सकते जी। इसलिए नहीं चला सकते कि लोगों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब तो चाहिए। कोई भी आप आज तक कोई जवाब आया क्या? जो शंघाई एयरपोर्ट पर एक अरुणाचल प्रदेश की महिला के साथ जो चीन ने किया, जो उस महिला की टिप्पणियां आई, यह भारतीय संप्रभुता के ऊपर छोटा मोटा हमला है। इस पर हमको बोलना नहीं चाहिए, सरकार को बोलना नहीं चाहिए। वो सरकार जो कहती है कि दुनिया में हमारा झंडा फहरा रहा है, हमारा इकबाल बहुत बढ़ गया है, हमारे दुनिया की ढेर सारी समस्याएं बिना प्रधानमंत्री से पूछे नहीं होती। तो एक दो सवाल है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, चाहे डोमेस्टिक इश्यूज हो, चाहे इलेक्शन कमीशन का SIR हो, लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवाल हो, बिहार के चुनाव को लेकर के जो लोगों के मन में सवाल पैदा हो रहे हैं वो हो, जनादेश इस तरह से आएगा, चुनाव इस तरह से कराए जाएंगे। इन बातों का जवाब नहीं देना होगा क्या लोगों? तो बड़े सवालों के मन में है और इन सवालों से लोगों के मन में उठ रहे प्रश्नों से बचने की यह कोशिश है। बिल्कुल सरकार बच पाएगी ऐसा संभव नहीं है। बिल्कुल विपक्ष छोड़ेगा। हाँ, विपक्ष छोड़ेगा नहीं और विपक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष का ये काम नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो सवाल पूछे और सरकार से जवाब मांगे। वो विपक्ष करेगा और अभी तक कर रहा है। नहीं आता है वो अलग बात है, संसद की कार्यवाही बाधित होती है वो अलग बात है। इसके लिए जिम्मेदार निश्चित तौर पर सरकार ही है। जैसा कहा भी कि सदन की कार्यवाही चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। विपक्ष तो सवाल ही पूछेगा क्योंकि विपक्ष वो सवाल पूछेगा जो जनता के मन में चल रहे हैं। प्रशांत टंडन जी, जब भी देखा है हम लोगों ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा अगर होती भी है, बहुत कम होता है कि हो पाती है, लेकिन कई बार सरकार को मजबूर हो जाना पड़ता है क्योंकि लगातार जब वहाँ पर उसकी मांग होती रहती है, व्यवधान होता रहता है तो मजबूर होती है। पर जितनी महत्वपूर्ण चर्चाएं होती हैं मुझको लगता है कि अक्सर वर्तमान के बजाय इतिहास में चले जाने की परंपरा सी बन गई है।
यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप क्यों दावा कर रहे हैं, किस हैसियत से दावा कर रहे हैं कि उन्होंने रुकवा दिया और हमारी सरकार चुप क्यों है। तो फिर वहाँ आता है कि नेहरू के समय में क्या हुआ, इंदिरा गांधी के समय में क्या हुआ, और उससे पहले भी कई बार तो प्राचीन काल में भी चले जाते हैं, और मध्यकाल में जाने की तो अक्सर परंपरा है। खैर, क्या लगता है कि इन सारे मुद्दों पर इस संक्षिप्त सत्र में कोई चर्चा होने के आसार हैं, या फिर इसी तरीके से उसको मोड़ते रहने की कोशिश होगी? नहीं होता है तो फिर विपक्ष क्या करेगा? देखिए समीर जी, संसद की कार्रवाई चलाना और सुचारू रूप से चलाना ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये विपक्ष की जिम्मेदारी कभी भी नहीं है जी। और क्या आपको याद है कि कौन सा मोदी सरकार में पिछले 2024 के बाद या उसके पहले का हम देख लें, कौन सा पार्लियामेंट का सेशन जो है वो स्पीकर महोदय या ट्रेजरी बेंचेस सत्ता पक्ष सुचारू रूप से बगैर शोर शराबे के चला पाया? आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। अभी आप इतिहास की बात कर रहे थे, इतिहास की बात करते हैं। आजाद भारत के इतिहास में, भारत के संसदीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक संसद की कार्रवाई को बाधित करने का रिकॉर्ड अभी बीजेपी के पास है। 2G मामले में बीजेपी ने संसद को रोका था हफ्तों जी, और अभी तक उससे बड़ा रिकॉर्ड कोई विपक्षी पार्टी या किसी पार्लियामेंट सेशन में नहीं आया है। तो ये शीश महल में रह रहे हैं, इनको जरा पत्थर संभाल के मारने चाहिए। दूसरी बात कि पार्लियामेंट में एजेंडा सरकार लेकर आती है, ट्रेजरी बेंचेस लेकर आती है, सरकार के बिल होते हैं, और इसका मतलब है कि आपके पास, सरकार के पास संसद से पास कराने को कुछ ज्यादा है नहीं, आपके पास लेजिस्लेटिव एजेंडा नहीं है जी। तो ये बड़ी चिंताजनक बात है कि आप संसद को अंडरमाइन कर रहे हैं। चुनाव जिस तरीके से आप कराते हैं हम देख रहे हैं, किस तरीके से मतदाता सूचियां बनवाते हैं ये भी हम देख रहे हैं, कैसे BLOs की जान जा रही है, वो आत्महत्या कर रहे हैं ये भी हम देख रहे हैं, और आप संसद को भी आप अंडरमाइन कर रहे हैं। तो इससे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई आस्था ही नहीं है, संवैधानिक लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है। और संवैधानिक लोकतंत्र में अगर आस्था होती तो इतना क्रूर, इतना खून से सड़ा हुआ मतदाता सूची का खेल नहीं होता जी। या तमाम BLOs की जान जा रही है, कुछ ले रहे हैं, कुछ की मौतें हो रही हैं, और मौतों का कारण उनके ऊपर जो दबाव है, जो तनाव है, वो है जो मीडिया में खबरें आती हैं। एक बात दिल्ली के प्रदूषण पे करते हैं, फिर SIR पे भी बात रखेंगे जो हो रहा है। देखिए हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली NCR में लगभग 3.5 करोड़ लोग रहते हैं, और पोल्यूशन जो है वो नाका नहीं जानता है। यहाँ से दिल्ली खत्म हो गई, यहाँ से हरियाणा शुरू हो गया। प्रदूषण तो वातावरण है, वातावरण का कोई सीमा रेखा नहीं होती है, वो दिल्ली के आसपास के तमाम इलाकों को कवर करता है। तो उत्तर प्रदेश बीजेपी का, हरियाणा बीजेपी का, जो दिल्ली के सटे हुए राज्य हैं, और दिल्ली, तीनों जगह बीजेपी की सरकार है। मोदी जी डबल इंजन कहते हैं, ट्रिपल इंजन सरकार है, और चौथा इंजन दिल्ली है, केंद्र सरकार। इसके बावजूद 3.5 करोड़ लोग के ऊपर मौत का, मैं कहूंगा, खतरा बन रहा है। आप ये सोच के देखिए, 500 AQI ऑन एवरेज रहता है, मैं सुबह चेक करता हूं जी। 500 AQI का मतलब क्या होता है? कम से कम 30 सिगरेट, 30 सिगरेट के बराबर का नुकसान। यानी दिल्ली और NCR में रहने वाला हर व्यक्ति
वो सिगरेट पीता हो या ना पीता हो, वो 30 सिगरेट पी रहा है। सोचिए उसके फेफड़ों का क्या होगा, सोचिए उसकी सेहत का क्या होगा। और इसी दिल्ली में हमने देखा कि पहली बार नागरिकों में जागरूकता आई, इंडिया गेट पर प्रदर्शन हुआ, नागरिकों का हुआ, उनको भी पुलिस की प्रताड़ना झेलनी पड़ गई। और अभी तक जब हम बात कर रहे हैं तो प्रदूषण से निपटने की कोई टास्क फोर्स, कोई कार्रवाई, कोई ब्लूप्रिंट, कोई कमेटी, कोई टेक्निकल कमेटी, कुछ नहीं है। सब राम भरोसे है कि हवा चल जाएगी तो दिल्ली का प्रदूषण ठीक हो जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि कुछ करिए, हर साल दिवाली से लेके और दिसंबर जनवरी तक चिल्लाने से कुछ नहीं होगा इसको लेकर। बिल्कुल। और आप देखिए ना कि आप प्राकृतिक कारणों पे जो है भरोसा किए बैठे हैं, लेकिन आप प्रदूषण को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, कोई मंशा भी नहीं है। और किसानों की पराली जलना कब से बंद हो चुकी है। अब प्रदूषण पराली की वजह से नहीं है जो बदनाम करते हैं, और पराली का भी कंट्रीब्यूशन इतना नहीं जितना कि दिल्ली में ट्रांसपोर्ट का है, व्हीकल के का है, कंस्ट्रक्शन वर्क का है। उसको टैकल करने का कोई ब्लूप्रिंट सरकार के पास नहीं। इसका मतलब है कि सरकार को परवाह नहीं है। और ये नागरिकों को भी सोचना है कि ये कैसी सरकार है जिसको आपने चुन के भेजा है और उसको आपके जीवन की परवाह नहीं है। मैं औरों का तो नहीं, मैं अपना बता देता हूँ समीर जी, कि मैं कुछ दिन पहले बिहार में था। वहां तमाम शहरों का AQI लेवल 70-80 के आसपास होता था जी। मेरा रेस्टिंग हार्ट जो है वो सामान्य था। जब से वहां से दिल्ली में आया हूं, कम से कम 7-8 बीट्स पर मिनट बढ़ चुका है। यानी मेरे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ज्यादा बार हार्ट पंप कर रहा है। ये प्रदूषण की वजह से हो रहा है जी। इस पे मैंने पूछा कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो ये सबसे बड़ी जो दुर्घटना है कि आपने पूरे NCR को 3.5 करोड़ लोगों को गैस चैम्बर में डाला हुआ है और उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये बड़ी गंभीर बात है। उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है, कौन उसके लिए जिम्मेदार है ये बताने वाला कोई नहीं, और उसको ठीक कौन करेगा ये भी बताने वाला कोई नहीं है। ये उससे भी ज्यादा गंभीर मसला है प्रशांत जी। समीर जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि यहाँ कूड़े के पहाड़ पे उनका एक मंत्री जाता है हर 15 दिन में, और वो ये कहता है कि ये पहाड़ तुझे यहाँ से जाना होगा, और पहाड़ चला जाएगा। ये क्या देश की जनता को, दिल्ली के लोगों को बेवकूफ समझते हैं? क्या मंत्री कहेंगे कि प्रदूषण तुझे जाना होगा, प्रदूषण चला जाएगा? ये इस तरीके क्या मजाक दिल्ली के लोगों के साथ, देश के लोगों के साथ हुआ है। वो आज उसको किसी, मुझे लग रहा है कि शायद कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है, कोई एक मीम टाइप का, कि उसमें वो गाना गा रहे हैं, प्रदूषण जा पोल्यूशन जा, पोल्यूशन जा, पोल्यूशन जा कहते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री। उनका एक AI जनरेटेड एक तस्वीर है। और आपको याद होगा कि ये तरीका भी अपनाया जाता है। केंद्रीय मंत्री हैं अपने रामदास अठावले साहब, कोविड के टाइम पे देखा उन्होंने कैसा नारा लगवाया था, गो कोरोना गो, काफी वायरल हुआ था, वो तो सबको याद होगा। तो खैर इन सारी चीजों पर जी प्रशांत जी, मैं मीम की या किसी चुटकुले की बात नहीं कर रहा हूँ। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने माइक हैंडल करके सब गंभीरता से कहा था जी, ऑन रिकॉर्ड कहा था, पब्लिक में कहा था कि उनका एक मंत्री जाता है और पहाड़ से कहता है कि तुझे यहाँ से जाना होगा। आप सोचिए कि ये क्या है, मतलब ये कोई, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, या दिल्ली के लोगों को बेवकूफ समझ रही हैं? बिल्कुल। दूसरे राउंड पे आऊंगा तो SIR के बारे में बात करूँ।
जी बिल्कुल, उसका कि किस तरीके से जाएगा, गंभीरता से ही मुझे लग रहा है कि रामदास अठावले ने भी गंभीरता से ही कहा होगा, और ये जो मीम बना है तो उनके इसी तौर तरीके पर जो उनका वैज्ञानिक तरीका है कूड़े के पहाड़ को हटाने का, तो उस लोगों ने समझा होगा कि शायद प्रदूषण को कम करने का भी उनका ये तरीका हो। खैर, जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन संसद में ये एक सरकार के सामने मुसीबत बनकर जरूर आने वाला है। अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या लग रहा है आपको, इस मुसीबत को का सामना सरकार करेगी या फिर सरकार वही तरीका अपनाएगी जो अब तक अपनाती आई है संसद में मुद्दों का या समस्याओं का सामना करने के लिए? समीर जी, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो सरकार हर फिक्र को, हर चुनौती को इसी तरीके से धुएं में उड़ाती जा रही है, लेकिन वो धुआं जो है वो दिल्ली और एनसीआर के रहने वालों के लिए बवाले जान बन गया है। सरकार ने तो अपनी फिक्र उड़ा दी धुएं में, लेकिन वो धुआं निकलेगा कहाँ, उस धुएं के निकलने का रास्ता कहाँ है? तो वो दिल्ली में तो रास्ता कहीं दिख नहीं रहा कि वो धुआं निकलेगा कहाँ। सुप्रीम कोर्ट जो है चिंतित हो रहा है, और दिल्ली दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानियों में शुमार है जी। मतलब जो 15 दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं उनमें भी शामिल है, और सर्वाधिक प्रदूषित राजधानियां जो हैं उनमें भी दिल्ली शुमार है। तो इसके लिए तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं कि 18-18 घंटे काम करके जो है वो प्रदूषित राजधानियों, प्रदूषित शहरों के टॉप 15 में जो वो ले आए हैं दिल्ली को। तो इसके लिए एक बधाई तो बनती है प्रधानमंत्री के लिए कि इतनी मेहनत करते हैं 18-18 घंटे, कहीं जाके कट्टा लहराते हैं, कहीं जाके सिक्सर चलाते हैं, कहीं जाके गोली चलाते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। तो इतनी मेहनत के बाद दिल्ली का अगर ये हाल है तो इसके लिए प्रधानमंत्री वास्तव में बधाई के पात्र हैं। समीर जी, विपक्ष का काम है कि सरकार को आईना दिखाए और सरकार को मजबूर करे कि भाई आप जनता के सवालों पर आप ध्यान दीजिए, और आप सरकार में बैठे हैं तो सरकार में बैठे आप इसलिए हैं कि जनता ने आपको अपना प्रतिनिधि चुना है, तो जिसके आप प्रतिनिधि बनकर आए हैं उसके काम आप यहाँ बैठकर कीजिए। लेकिन पिछले 11 वर्षों के दौरान अगर आप देखिए समीर जी की जनता के सवालों पर चर्चा सदन में कहाँ होती है? हमें तो नहीं लगता कि जनता के सवालों पर कोई चर्चा होती है। चर्चा जो होती है वो जाने किन किन मसलों पर होती है, जिसका देश से कोई वास्ता नहीं होता है। अब चर्चा इसी पर हो जाएगी कि वंदे मातरम जो था वो पूरा क्यों नहीं गाया गया और पूरा क्यों नहीं लिया गया, राष्ट्रगीत के तौर पे 2 स्टेंजा क्यों लिए गए। अरे भाई पूरा ले लिया जाता तो ये प्रदूषण खत्म हो जाता क्या? तो मोदी जी ले ले, पूरा प्रदूषण खत्म कर दें। तो भाई जो राष्ट्र निर्माता थे, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, तो उन्होंने तय किया कि भाई किन मुद्दों के आधार पर देश चलना है और कैसे देश चलना है, तो उन्होंने तो स्टेंजा लिए उसके। वरना तो फिर मोदी जी अगर समय होते तो मोदी जी तय कर देते कि पूरा लिया जाना है। मोदी जी नहीं थे तो मोदी जी के जो वैचारिक पुरखे हैं वो तो थे, वो तय कर देते। आजादी की लड़ाई के आंदोलन में हिस्सा लिया होता तो ठीक है, आप उसको तय कर देते। तो अब सदन में चर्चा जो होगी वो चर्चा अब क्या क्या होगी, वो तो सरकार जिस पर चर्चा करना चाहेगी उस पर होगी। विपक्ष का काम मुद्दे उठाना है और सरकार को बाध्य करना है कि उस पर चर्चा हो। विपक्ष अपना काम करेगा। मुझको लगता ही है कि जैसा पिछला सत्र पूरा गया था वैसा ही ये सत्र भी जाएगा, क्योंकि मसले जो हैं इस सत्र में और ज्यादा भयंकर हैं। पिछले सत्र में तो बिहार के SIR को लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ था, और उस समय भी ये था कि भाई चुनाव हुआ नहीं था उस समय। तो उस समय तो ये था कि भाई एक आशंकाएं थी कि गड़बड़ियां होंगी। अब तो बिहार का चुनाव हो चुका, जो आशंकाएं थी गड़बड़ियों की वो सामने भी आ चुकी कि गड़बड़ियां हुई हैं, ये विपक्ष के आरोप हैं। अब विपक्ष के पास सबूत है। तो अब बिरला साहब तो कह देंगे कि भाई क्या वोटर लिस्ट सरकार बनाती है, जैसे पिछली बार कह दिया था। तो वोटर लिस्ट सरकार तो नहीं बनाती है, तो बात सही है। लेकिन सदन जो है वो तो कानून बनाता है ना कि वोटर लिस्ट कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी जी। और चुनाव आयोग जो है वो उसी कानून का उल्लंघन कर रहा है, संसद की शक्तियों का अपहरण कर रहा है। तो इस पर सदन में चर्चा क्यों नहीं होगी कि एक संवैधानिक संस्था जो है वो अगर सदन की, संसद की शक्तियों का अपहरण कर रही है और कानून के दायरे से बाहर जाकर काम कर रही है, तो सदन में उस पर चर्चा क्यों नहीं होगी? तो ये मुद्दा भी समीर जी बिल्कुल उठेगा, और इस पर जाहिर सी बात है कि सरकार अपना बचाव करेगी और बिरला साहब वही तर्क देंगे क्या वोटर लिस्ट सरकार बनाती है। तो ये आएंगे। लेकिन जो विपक्ष अपना काम करेगा वो ठीक है, उसका भी अपना प्लान तैयार है और कई सारी समस्याएं हैं। ट्रंप का मसला है ही, नेपाल का जो नक्शा आ गया वो मसला है ही,
चीन जिस तरीके से आंखें गुर्रा रहा है और वहां हमारे एक यात्री को जो है मतलब एक नागरिक को चीन पे उतारा गया, उतार कर उसको बंधक बनाया गया 18 घंटे तक, और फिर कहा गया कि तुम यहाँ का पासपोर्ट लो, ये तुम्हारा पासपोर्ट नहीं है, अरुणाचल जो है वो भारत का हिस्सा है। इस पर भी होगा कि मोदी जी लाल आंख दिखाइए चीन को, इस पर भी निश्चित तौर पर बातचीत होगी। ट्रंप 62 बार कह चुके कि उन्होंने रुकवाया, सीज फायर कराया, इस पर भी बातचीत होगी। तो मुद्दे समीर जी बहुत सारे मुद्दे हैं, और अब देखना है कि सरकार सदन में क्या क्या बिल लेकर आती है, उन बिल जो बिल आएंगे उन पर कितनी बहस हो पाती है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, तो सरकार घिरी हुई तो निश्चित तौर पर नजर आती है, और सरकार अपना बचाव का रास्ता भी ढूंढेगी। मोदी जी बाहर आकर भाषण देंगे, सदन से गायब हो जाएंगे, जैसा पहले होता रहा है ऐसा भी होगा। तो यानी परंपरा जो मोदी जी ने अपनी डाली है, मोदी जी उस परंपरा से हटते हुए नजर आएंगे ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। तो सदन के बाहर जब कार्रवाई शुरू होगी तो मोदी जी आके आधा घंटा भाषण देंगे और फिर बताएंगे कि कांग्रेस जो है वो डूबने वाली है, उसमें विभाजन होने वाला है। ये सारी बातें वहां से भी बताई जाएंगी, लेकिन सदन से मोदी जी गायब रहेंगे, चूंकि सवालों के जवाब सदन में देने पड़ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अमलेंदु जी, वही बात है कि यहाँ चर्चा वर्तमान पर होगी, लेकिन सवाल वर्तमान पर होंगे, और जवाब के लिए पास्ट में जाएंगे, यानी जो भूत में जाएंगे, पहले क्या हुआ 50 साल पहले, 100 साल पहले। खैर डॉक्टर राकेश पाठक जी, ये पूरा का पूरा विपक्ष इन मुद्दों पर एकजुट होकर सरकार के सामने, एक अल्पमत की सरकार के सामने अपने मुद्दे उठा रहा है। इस अल्पमत की सरकार के पास इतनी ताकत, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है कि वो इतने जरूरी और महत्वपूर्ण मुद्दों को इग्नोर कर दे? पहले मैं थोड़ा सा प्रशांत जी की बात पर आपत्ति दर्ज करा दूं। जी, प्रशांत जी ने पता नहीं क्यों अविश्वास किया कि दिल्ली के मंत्री जी के आह्वान करने पर पहाड़ वहां से नहीं जा सकता। प्रशांत जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बादलों की ओट से रडार को धोखा दे सकते हैं, इसका मशवरा वायुसेना के अधिकारियों को दे सकते हैं। जब वे विश्व विज्ञान कांग्रेस में प्लास्टिक सर्जरी इतनी उन्नत होने का दावा कर सकते हैं हजारों साल पहले कि गणेश जी के सिर पर हाथी का सिर लगा दिया गया था, तो ऐसे में एक पहाड़, वो भी मामूली कूड़े का पहाड़, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के आह्वान पर या उसके आदेश पर सरकते सरकते हिंद महासागर में जाकर क्यों नहीं गिर सकता? या हो सकता है वो ज्यादा जोर से सरका दिया जाए तो वो खैबर दर्रा पार करके कहीं अफगानिस्तान में पहुंच जाएगा। तो कृपया हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इस अनूठी प्रतिभा पर अविश्वास मत कीजिए। वैसे भी वे सब ज्ञान विज्ञान के घोषित शत्रु हैं। अब समीर जी, जो आपका प्रश्न है, ये विश्वास आता कहां से? इसका सामान्य सा उत्तर तो ये है, ये विश्वास आता है चुनावी जीत से। ये विश्वास आता है येन केन प्रकारेण किसी भी तरह चुनकर विधानसभाओं में या संसद में पहुंच जाने से। ये विश्वास आता है देश की सबसे बड़ी अदालत से लेकर जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितनी स्वायत्त शासी संस्थाएं, उन सब को अपने खूंटे पर बांध लेने से। ये विश्वास आता है उन तमाम सारे मीडिया संस्थाओं का बंध्याकरण करके उन्हें अपना भोंपू बना ले। इसलिए जब ये सारी चीजें उनके घोड़ा में, उनके बाड़े में बंध जाती हैं, चुनाव आयोग उनके खूंटे से बंधा हुआ बछड़ा बन जाता है, तब सत्ता छुट्टा सांड की तरह संसद से लेकर सड़क तक बर्ताव करती है। उसे न जनता के सवालों की कोई फिक्र होती है, न विपक्ष के सवालों। वरना लोकतंत्र तो समीर भाई लोक लाज से चलता है। लोक लाज अगर होती इस सत्ता में, जी, जरा भी शर्म होती तो सदन का सामना करते, उनका जवाब देते। पहलगाम के बाद क्या हुआ था हमने देखा था। हमारे प्रधानमंत्री एक भी सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, विशेष सत्र आयोजित नहीं किया गया। जब सत्र आयोजित हुआ भी तो एक तरफा अपना डंका पीट कर चले गए। विपक्ष ने जो सवाल पूछे थे उनके कोई जवाब नहीं मिले। आज भी नोटबंदी से लेकर अब तक देश के सामने इतने सारे सवाल खड़े हैं
नोटबंदी में थोड़ा ज्यादा अतीत का सवाल उठा गया, क्योंकि ये लोग सत्ता में जो बैठे लोग हैं वे तो 70-80 साल पहले के, 100 साल पहले के, 1000 साल पहले के। मोहम्मद बिन कासिम 782 ईस्वी जब भी आया था तब से सवाल पूछते हैं। योगी आदित्यनाथ तो तब से बताते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद 30 करोड़ लोग मारे गए थे भारत में, भले दुनिया की आबादी उस वक्त 23 करोड़ थी। तो उनसे ये सवाल तो पूछे ही जा सकते हैं कि पिछले 10 सालों में आपने क्या किया। इन 10 सालों के जवाब में, और चलिए 10 साल भी भूल जाए, सिर्फ पिछले 3 दिन के सवाल पूछ लें। 3 दिन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की मुद्रा को पहले तो घिसटने वाली मुद्रा कहा और अब उसको सी कैटेगरी में डाल दिया है, यानी बेहद दरिद्र मुद्रा की कैटेगरी में हम पहुंच गए। नरेंद्र मोदी कभी नहीं चाहेंगे कि सदन में कोई उनसे ये पूछे कि जब रुपए की कीमत कम होती थी, जब डॉलर सिर उठाता था, तब प्रधानमंत्री और देश की गरिमा रसातल में जाती, तब उन्हें पता था कि रुपए की कीमत कैसे गिरती है, क्योंकि तब वे गुजरात के मुख्यमंत्री। तो अब सदन में इस बात का जवाब कैसे दे पाएंगे कि डॉलर 90 रुपए पर कैसे पहुंच गया है, हमारी मुद्रा की इतनी बेकदरी कैसे हो गई कि आसपास के तमाम छोटे मोटे देश हमसे बेहतर स्थिति में हैं, और दुनिया में बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, उनकी मुद्राएं भी हमसे ऊपर हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह डंका पीटते थे कि हमारे पासपोर्ट को देखकर विदेशी हवाई अड्डों पर अधिकारी कहते हैं, अच्छा आप नरेंद्र मोदी के देश से आए। सम्मान की नजर से देखा जाता है भारतीय पासपोर्ट। उसकी ताकत बढ़ गई है, नरेंद्र मोदी के खुद के शब्द हैं, उसकी ताकत हमने शंघाई एयरपोर्ट पर देख ली है सभी। 18 घंटे तक एक भारतीय युवती को सिर्फ इसलिए हिरासत में रखा गया क्योंकि उसके पास इंडियन पासपोर्ट था, उसके पासपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश लिखा था, जिसे चीन अपना बता रहा है। विदेश मंत्रालय एक फौरी औपचारिक खंडन करने के सिवा लाल लाल आंखें दिखाने वाले नरेंद्र मोदी का इंतजार ये देश कर रहा है। विदेश मंत्रालय के बयान से काम नहीं चलेगा। हम भी देखना चाहते हैं, वो नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे करके बता रहे थे ना, लाल लाल आंखें करके चीन को समझाना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा। यही वाक्य है नरेंद्र मोदी का, समीर सर। जी जी बिल्कुल। वो नरेंद्र मोदी कहाँ है, हम और आप ढूंढ रहे हो। वही तो पवन खेड़ा भी पूछ रहे थे कि अब विश्व गुरु और वो लाल आंखें दिखाने वाले, पूरा विपक्ष बार बार यही पूछता है, बाहर पूछता रहता है तो जवाब नहीं मिलता। इसीलिए लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि संसद के भीतर जब पूछेंगे, जहां सवाल पूछने के लिए देश की जनता ने भेजा हुआ है, कम से कम वहां तो जवाब मिलेगा, लेकिन वहां भी जवाब नहीं मिलता है। जी नहीं मिलेगा समीर। हमारे ग्वालियर के एक बहुत ही वरिष्ठ कवि थे प्रकाश दीक्षित जी, उनकी चंद पंक्तियों से अपनी बात खत्म करूंगा जी। सवाल जो सिर्फ किताबों में नहीं मुट्ठियों में भी है, सवाल जो सिर्फ किताबों में नहीं मुट्ठियों में भी है। स्पार्टाकस के साथियों की तरह सड़कों पर सूलियों से लटके हैं सवाल, सवाल जो सिर्फ किताबों में नहीं मुट्ठियों में भी हैं और चेहरों पर जड़े। तो इस देश के लोगों के चेहरों पर सवाल जड़े हैं, मुट्ठियों में सवाल हैं, जुबान पर सवाल हैं, लेकिन जवाब देने वाले नरेंद्र मोदी नहीं, वे लापता हैं। मिले तो खबर दे, मेरा देश खो गया, मेरा नरेंद्र मोदी खो गया। बिल्कुल, आपकी सवाल तो बहुत है, सवाल है ही, बस जवाब नहीं है। और यहाँ पर कर्तव्य बताए जाते हैं कि संविधान में आपके कर्तव्यों की, मूल कर्तव्यों की बात की गई है, अधिकार की बात नहीं दोहराई जाती है, अधिकार की बात नहीं की जाती है। अधिकार मांगने वाले, अधिकार की बात करने वाले, उनको देशद्रोही, देश विरोधी बताने की कोशिश की जाती है। सुनील शुक्ला जी, अब ये इस पूरे जो SIR को लेकर पूरा का पूरा विपक्ष जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, और ये सवाल पूछा जा रहा है, संसद में सवाल पूछा जा रहा है, SIR को लेकर किस तरीके से संसद की शक्तियों को ही हड़पने की कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग, ये इतना गंभीर मुद्दा है। क्या वो संसद इस मुद्दे पर चर्चा कर पाएगी कि उसकी शक्तियों को एक वो संवैधानिक संस्था हड़पने की कोशिश की है जो उसी के द्वारा बनाई गई है? क्या जवाब आपको नहीं मिला?
सरकार चर्चा करने के लिए तैयार हुई। एसआईआर को लेकर जितने सवाल विपक्ष उठा रहा है, निर्वाचन आयोग के स्थान पर उसका जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी चली जाती है। ऐसा किसी भी राजनीतिक दल को, जो आम लोग जो अपने देश के नागरिकों के मताधिकार को लेकर के चिंतित हो, उसको इसमें एसआईआर का विरोध करना चाहिए जी। एसआईआर को कैसे स्वीकार किया जा सकता है? कभी नहीं हुआ एसआईआर, इस तरह की कार्रवाई पूरे देश में। आप देश के आम नागरिकों से ही उनके मताधिकार सुनिश्चित करने के लिए अभिलेख मांगने का काम क्यों कर सकते हैं आप? निर्वाचन आयोग तो इसी बात के लिए है कि वो घर घर घूम करके मतदाता सूची तैयार करे। और दूसरी चीज कि आप यह किस तरीके से जनता के हितों के खिलाफ है। जो अभिलेख लोगों के पास है वह स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसे अभिलेख आप मांग रहे हैं जो लोगों के पास है नहीं। जल्दीबाजी में पूरी की पूरी प्रक्रिया पूरा करना चाहते हैं। रिवीजन एक साल महीने 2 महीने में नहीं पूरा होता। आप तो इंटेंसिव रिवीजन करा रहे हैं, स्पेशल रिवीजन करा रहे हैं। कैसे संभव है ये? सवाल ये है ना कि जो रिवीजन निर्वाचन आयोग के द्वारा जो पुनरीक्षण की कार्रवाई की जाती है, वह बड़ी संख्या में मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए की जाती है, नाम काटने के लिए नहीं की जाती। और नाम काटने के लिए की जो प्रक्रिया, वो भी आप पारदर्शी नहीं रखे हुए हैं। अगर किसी का नाम आपने काटा तो उनका नाम आप अलग से नहीं देते, आप कोई सूची नहीं जारी अलग से करते हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं कर रखते। ये सवाल है लोगों के मन में। तो आप इस जो मतदाता सूची के शुद्धिकरण की बात आप कर रहे हैं, जितने दावे आपने किए थे सब फेल हो गए। आप घुसपैठियों के नाम पर आपने बिहार में एसआईआर करवाया, कितने घुसपैठी पहचाने गए? आपने मतदाता सूची को रोकने के लिए वो काम किया, अलग अलग मल्टीपल जगहों पर लोगों के नाम न हो, इसको रोकने के लिए आपने एसआईआर का समर्थन किया। हरियाणा में, दिल्ली में वोट करने वाले लोग जाके बिहार में वोट डाल रहे हैं। ये आप रोकने में विफल रहे। जो लोग माइग्रेटेड नहीं है, केवल अल्पकालिक समय के लिए नौकरी करने के लिए निकले हैं, उनका नाम आपने काट दिए। आपने इस बात का कोई ख्याल नहीं रखा कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, साधनहीन है, जिसके पास अपने अभिलेख रखने के लिए गुंजाइश नहीं है, उसका क्या होगा? आप दावा तो करते हैं कि सड़क के किनारे सोने वाले आदमी का भी नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, लेकिन कैसे होगा? अपने गांव गिराव से निकले हुए लोगों का नाम मतदाता सूची में कैसे बने रहेगा? अगर सरकार